जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड पूरे साल भर की न्यूज़। पहली न्यूज़ है हमारी फिस्कल फेडरेशन से। तो सम स्टेट हैव मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सेंटर फॉर डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय सेंटर गवर्नमेंट। कुछ स्टेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं क्योंकि सेंटर ने जो उन्हें फंडिंग दी है, शेयरिंग की है पैसे की, उसमें कुछ डिस्प्यूट है जिसकी वजह से सेंटर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। तो इसी को हम फिस्कल फेडरलिज्म बोलते हैं। जब स्टेट पैसा जो है टैक्स का पैसा जब स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट आपस में बांटते हैं उसे फिस्कल फेडरेशन बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए या और भी चीज़ों के लिए जब पैसा आपस में बांट लिया जाता है उसे फिस्कल फेडरलिज्म बोलते हैं। इसका प्रोविजन जो है 7 शेड्यूल में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन डेलिनेट्स टैक्स बेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल 246 में भी इसके बारे में लिखा है कि इस यूनियन और स्टेट में किस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अ क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड टैक्स इज एज फॉलोज। टैक्स लेविड एंड कंट्रोल बाय सेंटर बट होल्ली असाइन टू स्टेट। आर्टिकल 269 बोलता है कि टैक्सेस जो है सेंटर लगाएगा और कलेक्ट भी करेगा, लेकिन उसकी पूरी जिम्मेदारी जो होगी वो स्टेट की होगी। फिर नेक्स्ट है और किस तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। लेवी एंड कलेक्टेड ऑफ जीएसटी इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स। तो आर्टिकल 269A में ये बोला गया है कि जीएसटी जो है वो इंटर स्टेट ट्रेड पे लगेगा। मान लीजिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना आपस में ट्रेड कर रहे हैं या कर्नाटका महाराष्ट्र आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा। विच डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर और स्टेट। एक CGST होता है, एक SGST होता है, तो ये लगेगा इंटर स्टेट ट्रेड पे। फिर टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन, कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स और सेंट्रल GST। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और कलेक्ट करेगी। कौन कौन से टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स और सेंट्रल GST। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। और जब ये कलेक्ट कर लेगी उसके बाद आपस में ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यूनियन और स्टेट अपने आपस में कलेक्ट कर लेंगे, ऐसा आर्टिकल 270 बोलता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन के कहने पे। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन का मतलब कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को टैक्स देती है, उसके अलग अलग तरीके हैं। एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में वो आता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है और स्टेट गवर्नमेंट को देती है। तो ये जो है 41% जो है पैसा जो है स्टेट को दिया गया है 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। और फिर है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। ये जो पैसा है जितने भी स्टेट उनमें आपस में शेयर कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने जो है ये कुछ परसेंटेज वाइज पैसे बांटने की बात करी थी। जैसे कोई स्टेट है उसे कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। जैसे इनकम डिस्टेंस हो गया, उसका एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है उसकी, डेमोग्राफिक कितना है, फॉरेस्ट और इकोलॉजी कितनी है, और टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स कितने मार रहे हैं वो टैक्स वगैरह कलेक्ट करने में। तो इनके बेसिस पर परसेंटेज वाइज पैसा दिया गया है अलग अलग स्टेट को। तो इसे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन बोला गया है। और डायरेक्टली जब सेंटर स्टेट को पैसा देते हैं उसे वर्टिकल डिवोल्यूशन बोला जाता है। फिर और कहाँ से पैसा लेती है सरकारें? ग्रांट इन एड। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट दे देती है स्टेट्स को तो ये आर्टिकल 275 में लिखा हुआ है। बोरोइंग से ले सकती है पैसा। ये यूनियन गवर्नमेंट तो चलो बाहर से भी पैसा उठा सकती है, अलग कंट्री से या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से पैसा उठा सकती है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बाहर से कभी पैसा नहीं उठा सकती, वो देश के अंदर से ही पैसा लेगी, या तो RBI से लेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट से लेगी। फिर फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 प्रोवाइड फाइनेंस कमीशन टू एजुकेट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 के तहत बताती है किस किस तरीके से पैसा बटेगा यूनियन और स्टेट में, और स्टेट आपस में किस तरीके से बटेगा। स्टेटस ऑफ स्टेट फाइनेंसेज। स्टेट फाइनेंसेज ओनली 58% ऑफ देयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रॉम देयर रेवेन्यू सोर्सेज। 58% जो है जो उनका खर्चा है वो रेवेन्यू सोर्सेज से होता है। जो वो उनका पैसा जहाँ से एक तरीके से कमाते हैं या आता है वहाँ से उनका एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू का। डेट टू GDP रेशो ऑफ स्टेट स्टैंड 27.5। इनका जो एक तरीके से कर्जा कितना ले रखा है और GDP कितनी है उनका रेशो है कि यहाँ उनका कर्जा आ गया और उनकी GDP आ गई। तो इनका जो रेशो है वो 27% के आसपास है स्टेट्स का। अब हम देख लेते हैं स्टेट जो है वो पैसा कहाँ कहाँ से कमा लेती है। वो है टैक्स से कमाती है, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू से कमाती है और ग्रांट से कमाती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। टैक्स किस किन चीज़ों से ले सकती है? जैसे इनकम पे लगा सकती है, प्रॉपर्टी पे लगा सकती है, कैपिटल पे लगा सकती है, और कमोडिटीज़ एंड सर्विस वगैरह पे जो लगता है उन पे कमाती है, टैक्सेस लेती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? जैसे आप आम का चालान कटता है उसकी फ़ीस वगैरह होती है, मतलब फ़ाइन वगैरह होता है, या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनवाया उसकी जो फीस होती है वहाँ से पैसा लेते हैं। ये सारी चीज़ें नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती है। या फिर कोई स्टेट की अंडरटेकिंग है, पब्लिक अंडरटेकिंग है, मतलब जैसे आपका NTPC, ये तो नेशनल लेवल की वो हो गई कंपनीज़ होगी। स्टेट लेवल की भी अलग अलग, हर स्टेट की अलग अलग कंपनीज़ होती हैं, वो जहाँ से पैसा कमाती हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाता है। फिर जो ग्रांट्स जो है यूनियन गवर्नमेंट देती है उसका, चाहे डिजास्टर रिलीफ हो गया, लोकल बॉडीज़ को देती हैं, या रेवेन्यू डेफिसिट मतलब कर्जा कम करने के लिए जो ग्रांट दे देती हैं वो वहाँ से पैसा आता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वॉज डिमांडेड बाई बिहार एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और बिहार जो है इलेक्शन होने के बाद जब BJP गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बोला कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए कोलिशन करने के बाद।
तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है ये जैसे कि जम्मू कश्मीर को मिला था आर्टिकल 370 में, या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट को मिला हुआ है, नागालैंड, अरुणाचल और मिजोरम, मणिपुर, इन सबको जो मिला हुआ है, आंध्र प्रदेश, गुजरात को भी मिला हुआ है। तो इन सबको एक इस तरीके से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है अलग अलग चीज़ों के लिए। तो वैसे ही डिमांड कर रहे हैं बिहार और आंध्र प्रदेश। तो इसके बारे में देख लेते हैं कुछ इसका बेसिक फंडामेंटल्स कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज अ क्लासिफिकेशन गिवन बाय सेंटर टू असिस्ट डेवलपमेंट ऑफ दोज स्टेट दैट विद जोग्राफिकल एंड सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। तो ऐसी स्टेट्स को दिया जाता है जो जोग्राफिकली, मान लीजिए उनकी टेरेन बहुत ख़राब है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इनकी टेरेन बहुत ज़्यादा हार्ड है, या फिर सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज, मान लीजिए बहुत ज़्यादा फ्लड आती है और डिजास्टर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसकी वजह से वो कमा नहीं पाता, या उनका जोग्राफिकल सरफेस ऐसा है कि वहाँ की जो लैंड है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, जिसकी वजह से वो खेती वगैरह या रेवेन्यू नहीं कमा पाते। तो ऐसे लोग, ऐसी जगहों को हम, ऐसे स्टेट को हम स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया करते हैं। पहली बार ये 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ था, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के द्वारा इसने रिकमेंड किया था। 1969 में जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड पर ग्रांटेड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। लेटर सिक्किम त्रिपुरा को भी दे दिया गया। इसमें जो है ग्रांट दी जाती है गडगिल मुखर्जी फार्मूला के द्वारा, मतलब एक फार्मूला बनाया गया जिसके द्वारा इन्हें ग्रांट किस तरीके से देनी है, कितना पैसा देना है, वो इसमें दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का, लेकिन ये काफ़ी सारी स्टेट को दिया गया है। जैसे आर्टिकल 371, पहले आर्टिकल 370 था तो उसे तो अब एबॉलिश कर दिया गया। अब है आर्टिकल 371, 371A, H, J, जो कि गुजरात और मतलब असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, इन सबको दिया गया। On recommendation of 14th Finance Commission, CSC ceased to exist and thus no SCS has been granted to any state. 14th फाइनेंस कमीशन ने यह बोला है कि जितने भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हैं उन सबको खत्म कर दिया जाए। करंट स्पेशल फंडिंग पैटर्न टू नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स एक्सेट्रा इज ऑन अकाउंट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड नॉट एज पर देयर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स हैं उन्हें इसके बेसिस पे नहीं दिया गया। ये सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड मतलब इनकी जो ग्रुप है चीफ मिनिस्टर वगैरह का, उनके कहने पे दिया गया। अब क्राइटेरिया क्या होना चाहिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कि डिफ़िकल्ट टेरेन होनी चाहिए, हिली एरिया या फिर डिफ़िकल्ट टेरेन होनी चाहिए, पॉपुलेशन साइज जो है बहुत कम होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशन होनी चाहिए, बॉर्डर, मान लीजिए बॉर्डर एरिया आ रहा है वहाँ पर, उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी दे सकते हैं। फिर इकोनॉमिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए दे सकते हैं ये स्टेटस। नॉन वेरिएबल नेचर ऑफ स्टेट, नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, मतलब जो कोई स्टेट कैपेबल नहीं है ठीक से वहाँ पर डेवलपमेंट करने के, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करवा पा रही है, वहाँ के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रही है, तो ऐसे लोगों को इस ग्रुप में डाल दिया जाएगा। स्पेशल पैकेज दिया जाता है, दिया गया है बिहार और आंध्र प्रदेश को वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। स्पेशल पैकेज रेफर्स टू सपोर्ट प्रोवाइडेड टू स्टेट फेसिंग ज्योग्राफिकल एंड सोशो इकोनॉमिक चैलेंज। अभी जो रिसेंट बजट आया उसमें हमने देखा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को हमने देखा है कि उसे दिया गया है स्पेशल पैकेज। अभी जब हम वीडियो बनेंगे बजट और उस पर इकोनॉमिक सर्वे पे, तो उसमें हम बजट वाले पोर्शन में देखेंगे कि बिहार और आंध्र प्रदेश को एक स्पेशल पैकेज दिया गया वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ एन एडिशनल ग्रांट अंडर 282 आर्टिकल, इसके तहत स्पेशल ग्रांट्स दी जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी 6th शेड्यूल से। देयर इज़ एन इंक्रीज डिमांड ऑफ इंक्लूजन ऑफ लद्दाख एंड 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 6th शेड्यूल में आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, तो हम इसे याद कर सकते हैं ATM। ATM हमें याद रहेगा, ATM मशीन होती है और उसमें पीछे M जोड़ दीजिएगा। तो इसमें जो हमारी वो आ जाएंगी कंट्रीज़ जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी हमारी मेघालय, M से मेघालय आप कर दीजिए, फिर ATM से आप फिर समझ जाइएगा असम, मिज़ोरम, सॉरी ATM हो गया ना, पहले मेघालय, फिर असम, त्रिपुरा, फिर मिज़ोरम, ठीक है, ये 4 स्टेट्स आप याद रखिएगा। फिर अंडर आर्टिकल 244(2) रिजल्टेड फ्रॉम बर्दोलोई कमेटी रिकमेंडेशन, इट एम्पावर गवर्नर टू क्रिएट, इसमें जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती हैं और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बनाई जाती हैं, जिसको ये डायरेक्टली गवर्न करते हैं। जो लोकल गवर्नमेंट होती है इन काउंसिल्स में डायरेक्टली गवर्न करते हैं, ये अपने हिसाब से लॉ चलाते हैं, वहाँ के जो सिविल लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉज होते हैं, वो अपने हिसाब से चलाते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो है 23 मेंबर होते हैं, 4 जो है गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, 26 इलेक्टेड होकर जाते हैं। फिलहाल यहाँ एट प्रेजेंट 10 ऐसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी हुई हैं 4 स्टेट्स के अंदर, जो अभी मैंने बताई 4 स्टेट्स। फिर ARC के बारे में बता देते हैं। ऑटो रीजनल काउंसिल जो है ये कवर है स्पेसिफिक ट्राइब विद इन अ रीजन फॉर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, इसमें पर्टिकुलर कोई ट्राइब होती है इस रीजन में और वो अपने हिसाब से लॉ को चलाते हैं। ये अपने हिसाब से लॉ भी बना सकते हैं किन किन चीज़ों के ऊपर, फॉरेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, एग्रीकल्चर, इनहेरिटेंस, मैरिज, सोशल कस्टम, इन सारी चीज़ों पे अपने लॉज बना भी सकते हैं। ये किस तरीके से लैंड रेवेन्यू
जो टैक्स वैक्स है ये कैसे कलेक्ट करना है ये भी कर सकते हैं। ट्रेड को रेगुलेट कर सकते हैं। कलेक्ट रॉयल्टीज़ फ्रॉम मिनरल एक्सप्लॉयटेशन, अगर उनकी ज़मीन के उनके आसपास के एरिया से जहाँ पर उनका कंट्रोल है वहाँ से ये अगर मिनरल कलेक्ट होते हैं तो वहाँ से रॉयल्टीज़ भी ले सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पैसे कमाने का जरिया है उनके पास। अब हम देख लेते हैं 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। पहले 6th शेड्यूल के बारे में देख लेते हैं। इसमें 4 स्टेट आते हैं ट्राइबल एरिया, जैसे मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। MATM। फिर ADC और ARC होती है इसमें, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजन काउंसिल। इसमें एक्सटेंसिव पावर इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल, तीनों पावर इनके पास होती है। कॉन्स्टिट्यूशन से ये अपनी पावर ड्राइव करते हैं। फिर हम देख लेते हैं 5th शेड्यूल के बारे में कि सर्टेन शेड्यूल एरिया डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट इन स्टेट्स ऑफ इंडिया। फिलहाल ऐसी 10 स्टेट हैं जिसमें ये शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ARC नहीं होती, इसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स होती हैं। इनकी क्या क्या पावर होती है? इनके मोस्टली एग्जीक्यूटिव पावर होती है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये जुडिशियल पावर भी है कि ये एक तरीके से डिस्प्यूट को सॉल्व भी कर रहे हैं और लॉ भी बना रहे हैं। ये सारी पावर नहीं होती, इनको सिर्फ लॉ होते हैं, बस उन्हें एग्जीक्यूट करना होता है। स्पेशल पावर बस उसे मिली होती है, इनके लिए कोई स्पेशल लॉज हैं उन्हें बस ये एग्जीक्यूट करते हैं। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है, पीसा एक्ट इन पर लागू होता है। पीसा एक्ट तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें जो है बात की जाती है इनके कल्चरल राइट की, मतलब शेड्यूल एरिया में पंचायत क्रिएट हो जाएगी और उसमें ये अपने कल्चर और जो भी एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको एक तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। जून 2 मार्च द 10 ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना जो है 2014 में बना था आंध्र प्रदेश से हटके। तो इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कैसे नहीं एक स्टेट बनती है। आर्टिकल 3 में इसका प्रोविजन दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो मतलब आर्टिकल 3 जो है वो प्रोवाइड करता है नई स्टेट बन सकती है और किसी स्टेट का एरिया ऑल्टर कर सकते हैं, बाउंड्री ऑल्टर कर सकते हैं, नेम को बदल सकते हैं। तो ये प्रोविजन आर्टिकल 3 में दिया गया है। पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग अ टेरिटरी फ्रॉम अ स्टेट, यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, यूनाइटिंग पार्ट्स ऑफ स्टेट, यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। मतलब किसी को सेपरेट करके, किसी पार्ट्स को जोड़ के, 2 स्टेट को जोड़ के कैसे भी करके एक स्टेट बना सकती है लॉ के द्वारा। तो इसका इनिशिएट जो है 2 तरीके से हो सकता है। एक तो पहला अगर स्टेट ऐसा चाह रही है और दूसरा अगर पार्लियामेंट खुद ऐसा चाह रही है, मतलब एक सेंटर अगर बनाना चाहती है नई स्टेट या फिर कोई स्टेट ऐसा चाह रही है कि हमें अलग करना है, तो वो क्या करेगी, पहले रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन जो है हमें प्रेसिडेंट से चाहिए रहेगी कि प्रेसिडेंट हमें मतलब बिल लाने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर सेंट्रल ला रही है। और फिर ये रिकमेंडेशन जो है वो किसी स्टेट को भेजेगी। मान लीजिए कल के दिन बिहार को सेपरेट करना है 2 पार्ट में, बिहार को सेपरेट किया 2 पार्ट में, तो पहले पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भेजेगी, फिर प्रेसिडेंट जो है बिहार को ये रिकमेंडेशन भेजेगी कि आपको जो है 2 स्टेट में डिवाइड किया जा रहा है। फिर वहाँ से मतलब उनके ऊपर वैसे ये लागू नहीं होता कि वो एक्सेप्ट करें या ना करें, बस प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन भेज देगी। फिर उसके बाद ये प्रोसेस इनिशिएट होता है, बिल लाया जाता है, उसे पास किया जाता है दोनों हाउस में और एक नया स्टेट क्रिएट कर दिया जाता है। और ये जो बिल है वो सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है कोई स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, बस सिंपल मेजोरिटी चाहिए, 50+ वोट्स चाहिए और बस वो क्रिएट हो जाएगी नहीं है स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये पावर किसके पास है, ये स्टेट के पास है। मान लीजिए 2 स्टेट बना दी गई हैं, अब जो ये नई स्टेट्स बनी है इनमें कितनी डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ये पावर जो है स्टेट के पास है। आगे चलते हैं, कुछ केसेस है जैसे पेरूवारू यूनियन केस 1960 है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री। आर्टिकल 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि पार्लियामेंट अगर किसी स्टेट को अलग कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेट जो है किसी फॉरेन कंट्री को दान में दे देगी। मान लीजिए ये कोई स्टेट है, इसका कुछ एरिया ऑल्टर कर दिया या फिर 2 स्टेट बना दी, तो अगर ऐसा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आधा पार्ट जो है वो किसी और कंट्री को दान में दे देगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडिया का ही पार्ट रहने वाला है। इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू ए फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंडर आर्टिकल 368। अगर किसी फॉरेन टेरिटरी को देना ही है तो उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा आर्टिकल 368 में। जैसे 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने वेस्ट बंगाल और बंगाल के बीच में काफ़ी सारा डिस्प्यूटेड एरिया था, तो कुछ गांव वेस्ट बंगाल के बंगाल को दिए, बांग्लादेश को दिए थे, और कुछ बांग्लादेशी गांव जो है वो इंडिया में ले लिए गए थे। तो उस टाइम पे ये प्रोसीजर अपनाया गया था। 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 वाज एनफोर्स टू ट्रांसफर सर्टेन टेरिटरी टू पाकिस्तान। ऐसा 1960 में भी किया गया था 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, तो कुछ पोर्शन जो है पाकिस्तान को भी दिया गया था। फिर इससे रिलेटेड कुछ कमीशन और कमेटीज़ बैठी थी, जैसे सबसे पहले एसकेदर कमीशन आई थी 1948 में, फिर JVP कमेटी आई थी, फजल अली कमीशन आई थी।
तो ये अलग अलग कमीशन आई थी टाइम टू टाइम, जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी किस तरीके से स्टेट्स बनेंगी, क्या क्या उनका क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए। लास्ट में जब फजल अली कमीशन बनी थी 1953 में, तो उनकी रिकमेंडेशन को मान लिया गया था। उनके कहने पे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। इसमें कुछ इन्होंने बताया था, जैसे प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, ये सारी चीज़ें टूटनी नहीं चाहिए इंडिया की, इन बेसिस पे डिवाइड करना है। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी बनी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट जो मान लीजिए राजस्थानी बोलती है तो उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी यूनिटी बनी रहनी चाहिए लिंग्विस्टिक और कल्चरली। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन होना चाहिए। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर पीपल एंड नेशन एज अ होल, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। फजल अली कमीशन ने ऐसा बोला था, उसके बेसिस पे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। आज के टाइम में इन्हीं स्टेट और यूटीज़ को एक्सटेंड करके 28 स्टेट्स और 8 यूटीज़ बना दी गई हैं। तो इसी के साथ हमारी ये न्यूज़ ख़त्म होती है। वीडियो लाइक कर दे करो यार, थैंक यू।